आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो सिर्फ रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि डायरेक्टली जुड़ी है ट्रांसपेरेंसी, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स से। एक तरफ मोदी सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वक्फ बोर्ड के क्लेम को खारिज करते हुए एक जबरदस्त मैसेज दिया है कि सिर्फ क्लेम करने से ओनरशिप प्रूव नहीं होती, प्रूफ चाहिए, लॉजिक चाहिए और अबव ऑल फेयरनेस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये उम्मीद पोर्टल और क्या है सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। उम्मीद पोर्टल मोदी सरकार का मिशन ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्विफ्ट कदम की, जो है उम्मीद पोर्टल। इस पोर्टल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, और इसमें फोकस है एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंसी पर। उम्मीद पोर्टल का लॉन्च होने जा रहा है 6 जून को, ऐसा ऐलान हो चुका है। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पूरी कंट्री की वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। हर प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट लोकेशन, लेंथ, विड्थ और जियो टैग्ड कोऑर्डिनेट्स अपलोड करना पड़ेगा। मतलब अब अंदाजे के बेसिस पर या बस वर्बल क्लेम्स पर वक्फ प्रॉपर्टी का दावा नहीं चलेगा। मोदी सरकार का कहना है कि लॉन्च के 6 महीने के अंदर सभी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना होगा। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती, जैसे टेक्निकल ग्लिच या कोई वैलिड रीजन, तो 1 या 2 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन उसके बाद अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती तो वो डिस्प्यूटेड मानी जाएगी और मैटर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज है, अगर किसी प्रॉपर्टी का नाम किसी महिला के नाम पर है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये क्लॉज जेंडर जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी काफी डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि वक्फ का असली बेनिफिशरीज होते हैं वुमेन, चिल्ड्रन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अभी पोर्टल एक आम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिकल और लीगल बैकग्राउंड काफी इंटेंस है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे अप्रैल 5 को प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने असेंट दिया था, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में काफी हीटेड डिबेट्स के बाद पास हुआ। अब इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस पेंडिंग है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को वायलेट करता है, पर सेंटर का स्टैंड क्लियर है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, पिटिशंस डिसमिस की जाए। अप्रैल 17 को सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ पर स्टे देने से तो मना कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया था कि कुछ प्रोविजंस तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे। मई 27 को हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और दूसरी पार्टी से रिस्पॉन्स मांगा। ये बताता है कि मैटर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, जुडिशियल स्क्रूटनी के लेंस से भी पास हो रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ से वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, तभी दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड को एक सख्त लेसन दिया है, और ये लेसन है बस रिलीजियस स्ट्रक्चर होने से ओनरशिप प्रूव नहीं होती। केस था दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेस हीरा सिंह का, जिसमें वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था कि शाहदारा एरिया में एक जगह पर मस्जिद तकिया बाबर शाह थी, जो वक्फ प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब वहाँ एक गुरुद्वारा बन गया है। लोअर कोर्ट्स ने वक्फ बोर्ड का क्लेम साल 2010 में ही रिजेक्ट कर दिया था, और अब 2025 में आके वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। हियरिंग की शुरुआत में दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कहा कि द लोअर कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट अ मॉस्क वाज देयर, नाउ सम काइंड ऑफ गुरुद्वारा इज देयर। तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने क्लियरली कहा, नॉट सम काइंड ऑफ, अ प्रॉपर फंक्शनिंग गुरुद्वारा। Once there is a Gurudwara, let it be. A religious structure is already functioning there. You should yourself relinquish that claim. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शर्मा ने जस्टिस संजय करोल को समझाते हुए बताया भी कि आजादी के पहले का गुरुद्वारा है, जिसके तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। अब ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, एक मॉरल रिप्रिमेंड भी था कि जब एक फंक्शनिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो अननेसेसरी लीगल बैटल से रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब मत करो। जस्टिस शर्मा ने तो सीधे कह भी दिया, द बोर्ड ऑन इट्स ओन शुड हैव गिवन अप द क्लेम। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी काफी लॉजिकल था। डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया था कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने मोहम्मद एहसान से 1953 में खरीदी थी और वो 1947 से ही वहाँ रह रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट वाज एडमिटेडली इन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी सिंस 1947-48. Defendant was not able to adduce any document of title, yet this does not benefit the plaintiff, Waqf Board, who has to establish his own case. मतलब कोर्ट का कहना है कि सिर्फ दूसरे का प्रूफ कमजोर है, इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। आपको अपना क्लेम प्रूव करना होगा, इमोशंस और लेगेसी से नहीं, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट से। अब आप सोचिए कि एक तरफ सरकार ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है थ्रू उम्मीद पोर्टल, जिससे हर इंच वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सेक्रेड क्लेम्स को वेरीफाई किया जाए, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। ये दोनों डेवलपमेंट्स एक ही वीक में आए हैं और दोनों मिलकर एक क्लियर मैसेज देते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज हो या कोई और रिलीजियस एसेट, लॉ का राज चलेगा और बस रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे कब्जा या क्लेम नहीं चलेगा। अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
उम्मीद पोर्टल से मैसिव डेटा कलेक्शन होने वाला है। हर स्टेट का वक्फ बोर्ड अब ड्यूटी बाउंड होगा कि एक्यूरेट मैपिंग करे। इससे इलीगल इंक्रोचमेंट्स और फॉल्स क्लेम्स पर चेक लगेगा। लीगल चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल पिटिशंस पेंडिंग है। उम्मीद पोर्टल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद और भी डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स में मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे। कुछ लोग इसे ट्रांसपेरेंसी का स्टेप बोलेंगे, कुछ इसे पॉलिटिकल एजेंडा कहेंगे। डिबेट तो चलेगी, लेकिन डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड से ट्रुथ को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। अभी सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सब कुछ वोट बैंक को टारगेट करने के लिए हो रहा है या सच में एक सीरियस रिफॉर्म है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो पोर्टल का डिजाइन और मैंडेटरी जियो टैगिंग का क्लॉज दिखाता है कि सरकार का इंटेंशन है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकली ओपेक रहे हैं और कई बार मिसयूज और इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट्स आई है, लेकिन साथ ही लॉ के नाम पर जेन्युइन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सप्रेस ना किया जाए। ये इंश्योर करना भी इक्वली जरूरी है, जिसमें जुडिशरी का रोल सबसे क्रूशियल बन जाता है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट पिक्चर जहां मोदी सरकार ने उम्मीद के थ्रू ट्रांसपेरेंसी की रोशनी दिखाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने रीजन और फेयरनेस का पॉइंट उठाया। रिलीजियस ट्रस्ट हो या वक्फ प्रॉपर्टी, क्लेम तभी चलेगा जब प्रूफ, पर्पस और पब्लिक बेनिफिट्स साफ हो। और ये दोनों एक्शंस, एग्जीक्यूटिव का पोर्टल और जुडिशरी का जजमेंट, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेट रिलीजन एग्जिस्ट बट लेट लॉ प्रिवेल। पर वक्फ को लेकर अभी भी प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रही है और हाल ही में AIMIM लीडर अकराबुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उसी को आजमाऊंगा जो मेरा करीबी होगा, और उस आजमाइश में जो मुझसे खुश होगा तो मैं भी उससे खुश होऊंगा, और उस आजमाइश में जो मुझसे नाराज होगा मैं भी उससे नाराज हो जाऊंगा। बेशक हिंदुस्तान के 25 करोड़ के लगभग मुसलमान आज एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, और इस आजमाइश में हमको सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया और हमको मुंतखब किया इस आजमाइश के लिए। और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कामयाबी के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर अज़्म और हौसले के साथ अपने ईमान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमेगी। और ये कानून जो बनाया गया है तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के लिए नहीं बल्कि तबाही वक्फ के लिए, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद पोर्टल से वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज रुक पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का टफ स्टैंड और भी केसेस में कंटिन्यू होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।